हिमालय के घने जंगल में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया जब भी किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की सोचता तो अपने पैर के नाखूनों और खूंखार दांतों से उस जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस भेड़िए से डरकर रहते थे। कोई भी उस भेड़िए के आसपास नहीं जाता था क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही खूंखार था। एक दिन एक गाय चरते हुए जंगल में आ पहुंची। उस गाय को उस भेड़िए के बारे में पता नहीं था। भेड़िए की नजर जैसे ही उस गाय पर पड़ी तभी उस भेड़िए ने उसे अपना शिकार बनाने की ठान ली और मौका देखते ही भेड़िया उस गाय पर झपट पड़ा। भेड़िए के नुकीले दांतों के वार से वो गाय अपने आप को नहीं बचा सकी और मर गई। अब भेड़िया अपने शिकार को खाने लगा। गाय के मांस को खाते खाते उसकी एक हड्डी भेड़िए के गले में फंस गई। वो भेड़िया दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके गले का दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और असहनीय हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाप रे, मेरा गला, अरे यार मेरा गला, मैं क्या फंस गया, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरे गले से इस मुसीबत को बाहर निकालो, अरे बचाओ कोई मुझे, मैं मर जाऊंगा। उस भेड़िए की आवाज सुनकर कोई भी पक्षी या जानवर उसकी मदद करने नहीं आता। उस भेड़िए को लगा कि उस हड्डी के दर्द के मारे वो मर ही जाएगा। उसे सांस लेने में भी ज्यादा दिक्कत होने लगी। अचानक रानो चिड़िया को देखकर उस भेड़िए की जान में जान आई। वो रानो चिड़िया के पास गया और अटक अटक कर उससे बोला, अरे चिड़िया बहन, मेरे गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई है, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा, बस तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो या सारस को बुलाकर मेरी मदद करवा दो, प्लीज चिड़िया बहन, मेरी मदद करे। रानो चिड़िया को भेड़िए की बुरी हालत देखकर उस पर दया आ गई। लेकिन उस भेड़िए के बुरे कामों को याद करके रानो चिड़िया उससे कहती है, भेड़िया भाई, मैं आपकी मदद क्यों करूं? आप तो मासूम जानवर और पक्षियों को मारकर खा जाते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो भेड़िए भाई। रानो चिड़िया की बात सुनकर भेड़िया उससे कहता है, रानो तुझे ऊपर वाले का वास्ता, मेरे गले से ये हड्डी निकाल दे, बस किसी तरह मेरी मदद कर दे रानो। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज से मैं किसी मासूम पक्षी को नहीं खाऊंगा। इस बार मेरी मदद कर दे चिड़िया, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। भेड़िए के ऐसा कहने पर रानो चिड़िया उसकी बात मान जाती है और मदद के लिए सारस को बुलाने जाती है। सारस भैया, क्या आप भेड़िए के गले से हड्डी निकाल सकते हैं? वो बहुत तड़प रहा है, आप मेरे साथ चले और उसकी मदद करें। रानो की बात सुनकर सारस उससे गुस्से में कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो जो भेड़िए की मदद करना चाहती हो? शायद तुम भूल गई हो कि कैसे उसने मासूम पक्षियों को अपना शिकार बनाया था। उसके बावजूद तुम उस भेड़िए की मदद करने के लिए मुझे बुलाने आई हो। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, या घास चरने गया हुआ है? मुझे सब याद है सारस भैया, लेकिन वो भेड़िया बहुत तकलीफ में है और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो अब किसी भी पक्षी या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप मेरे कहने पर उसकी मदद कर दे। ठीक है रानो, मैं तुम्हारे लिए भेड़िए की मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों भेड़िए के पास पहुंचते हैं और सारस अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डालता है और उसके गले से हड्डी को निकालकर बाहर फेंक देता है। हड्डी निकलकर भेड़िए के जान में जान आई। तभी रानो चिड़िया ने उससे कहा, अब तो तुम्हारी जान बच गई है, तुम्हें अपना वादा याद है ना? रानो चिड़िया की इस बात पर भेड़िए ने बहुत ही बेशर्मी से उत्तर दिया, मूर्ख पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? भला मैं क्यों भूखा रहूंगा? मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस खाने में बहुत मजा आता है और तुम दोनों के लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं है कि मैंने तुम दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। सारस, तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और फिर भी तुम सही सलामत हो। जरा सोचो, अगर मैं अपना जबड़ा बंद कर देता तो तुम्हारी गर्दन तो मेरे पेट में होती और तुम इस दुनिया से चले गए होते। ऐसा कहकर भेड़िया चला गया। रानो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये भेड़िए किसी के सगे नहीं होते। अब देखो तुम्हारी गलती का नतीजा। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये भेड़िया कभी भी किसी को भी खा सकता है। वहीं रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपने बच्चों के पास पहुँचती है। गुड़िया बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो भेड़िया हम सबको खा जाएगा। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ पर रहेंगे? गुड़िया बेटा, हम नदी पार जंगल में चलते हैं। वहाँ किसी पेड़ पर एक मजबूत घोंसला बना लेंगे और वहीं पर रहेंगे। कम से कम हम वहाँ इस शिकारी भेड़िए से बच तो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं अपना सामान रख लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जंगल के थोड़ी ही दूर गया तो उसका पैर जंगल के दलदल में फंस गया और भेड़िया उस दलदल में डूबने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है, मुझे बचाओ, अरे अरे। रानो चिड़िया ने एक बार फिर भेड़िए की आवाज सुनी और वो तुरंत भेड़िए की मदद के लिए पहुंच गई। अरे रानो बहन, मुझे बचा लो बहन, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे एक बार इस दलदल से बाहर निकाल दो, मुझे बचा लो बहन, मुझे बाहर निकाल दो इस दलदल से। रानो चिड़िया ने भेड़िए को बचाने की सोची, तभी उसे भेड़िए की बात याद आ गई। इस बार में तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम जैसे धोखेबाज जानवर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अब फंसे रहो इस दलदल में, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भेड़िए को वहीं दलदल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और भेड़िया दलदल में डूबकर मर जाता है। भेड़िया के मरने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फिर सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा करोगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा।
रामपुर गांव में सुबह का सूरज उग रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी पसंदीदा टहनी पर बैठकर चहक रही थी। आज करवा चौथ था और उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ बहुत शरारती था। वो अपनी पत्नी से ठीक से बात भी नहीं करता था और न ही उसकी कदर करता था। तभी हरिया तोता वहाँ पर आता है और उससे पूछता है, टुनटुनी, तुम इतनी खुश क्यों? क्या बात है? ओ हरिया तोता, आज करवा चौथ है। मैं अपने प्यारे कालू जी के लिए करवा चौथ को उपवास रख रही हूँ। ये बात सुनकर तोता हंसते हुए बोला, युवा प्रेम, पर याद रखना, प्रेम सिर्फ उपवास का नहीं, छोटे छोटे कामों का भी होता है। टुनटुनी ने हरिया तोता की बात सुनकर उससे कहा, मैं जानती हूँ, पर मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसकी कितनी परवाह करती हूँ। जैसे जैसे सुबह बीत रही थी, रामपुर गांव में उत्सव का माहौल बन रहा था। सभी पक्षी तैयारियों में लगे थे। सुंदरी कौवी फूल इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने टुनटुनी से पूछा, अरे ओ टुनटुनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सुंदरी कौवी, फूल हमेशा सबको सुंदर बनाता है। इसी बीच कालू शरारती कौवा वहाँ आया और टुनटुनी को चिढ़ाते हुए बोला, टुनटुनी, तुम अपने उपवास के बारे में सोच रही हो? हाँ कालू, मैं तुम्हारे लिए उपवास रख रही हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ। ये बात कहते हुए टुनटुनी की आंखें चमक रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सारी मादा पक्षी गांव के बीच में इकट्ठा होने लगी। वहाँ रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। टुनटुनी यहाँ आओ। मीठी तोती ने चिल्लाते हुए टुनटुनी से कहा। टुनटुनी ने जल्दी से मीठी के पास उड़ान भरी। सभी मादा पक्षी वहाँ थी और बातें कर रही थी। यहाँ का खाना देखो, मैं तो हर एक चीज को स्वाद लेना चाहती हूँ। हाँ सुंदरी कवि, पर याद रखो, हमें चांद निकलने तक व्रत रखना है। उसके बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। अरे थोड़ा सा खाने में क्या हर्ज है टुनटुनी? ऐसे ही बातें करते हुए समय बीत गया। शाम हो गई। जैसे ही चांद आसमान में उगने लगा, सभी मादा पक्षी एकत्रित हो गई। टुनटुनी ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। देखो, चांद निकल रहा है। अब हम अपना व्रत तोड़ सकते हैं। टुनटुनी ने कालू को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कालू, मैंने तुम्हारे लिए उपवास रखा है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ और तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। कालू मुस्कुराते हुए बोला, और टुनटुनी, मैं उसकी सराहना करता हूँ। टुनटुनी, तुम मेरे लिए उपवास रख रही हो, लेकिन टुनटुनी, तुम उपवास रख रही हो, ये तो बहुत बेवकूफी है। कालू, क्या तुम नहीं समझते? ये प्रेम का प्रतीक है। प्रेम? तुम्हें उपवास रखकर क्या मिलेगा? कालू ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर टुनटुनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कालू। प्यार का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। जैसे ही चांद पूरी तरह से उग आया, सभी मादा पक्षी एकत्रित होकर उसकी पूजा करने लगी। टुनटुनी ने चांद की ओर देखा और प्रार्थना की, चांद मामा, कृपया हमारे प्रेम को हमेशा मजबूत बनाना। ये बात उसने मन में कही। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छा किया, पर हमें कालू के बारे में भी सोचना चाहिए। वो तो हमेशा शरारतें करता है। कालू कौवे ने देखा कि टुनटुनी और उसके दोस्त खुश हैं। उसने सोचा कि उसे उनके उत्सव को खराब करना चाहिए और उनकी खुशी को बर्बाद कर देगा। वो अपनी शरारती योजनाएं बनाने लगा। अगर मैं उन्हें डराने में सफल हो गया तो ये करवा चौथ बर्बाद हो जाएगा। रात का समय था। सभी मादा पक्षी मस्ती कर रही थी। तभी कालू ने एक योजना बनाई। वो अचानक चिल्लाया, देखो, उस पेड़ पर एक बड़ा बिल्ला। सभी पक्षी घबरा गए और उड़ने लगे। तभी टुनटुनी ने कहा, ये तो कालू की चाल है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टुनटुनी, अगर वो सच में आया तो फिर हम क्या करेंगे? अरे हरी तोती, हम एकजुट होकर उसका सामना कर सकते हैं। इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। सभी पक्षियों ने एकजुट होकर कालू के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय लिया। हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ टुनटुनी, तुमने सही कहा, हम सब एक साथ हैं। तभी कालू कौवे ने देखा कि सभी मादा पक्षी एकजुट हो गई है। टुनटुनी ने कालू से सामना करने का निश्चय किया। कालू, तुम हमारी खुशी को नहीं छीन
छीन सकते। तुम सब बेवकूफ हो। मैं तुम्हें डराने आया था, पर तुमने तो मुझे चुनौती दे दी और डरे नहीं। लेकिन कालू कौवे की चालाकी अब काम नहीं आई। सभी पक्षियों ने मिलकर कालू को समझाया कि प्रेम और एकता की ताकत सबसे बड़ी होती है। उनकी बातें सुनकर कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था टुनटुनी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत सलूक किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया ने कालू को माफ कर दिया और उत्सव को फिर से शुरू किया। सुनो पक्षियों, इस बार हम सब मिलकर करवा चौथ मनाएंगे। और मैं भी इस बार सही तरीके से जुड़ूंगा। ये बात कालू ने कही। अब वो बदल चुका था। करवा चौथ के उत्सव ने रामपुर के सभी पक्षियों में प्रेम और एकता की भावना को मजबूत किया। टुनटुनी और कालू ने सीखा कि प्यार और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में हर साल करवा चौथ मनाया जाने लगा और ये न केवल प्रेम का प्रतीक बना, बल्कि एकता मित्रता का भी। टुनटुनी ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा के लिए एक नई परंपरा शुरू की और सभी पक्षी खुश रहने लगे। इस तरह रामपुर गाँव में प्रेम, मित्रता और एकता का एक सुंदर संदेश फैल गया और सभी ने बड़े ही धूमधाम से करवा चौथ मनाया। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊपर बिखर रही थी। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे। दोनों ने आज अपने कुल्हड़ पिज्जा स्टॉल के लिए विशेष तैयारी की थी। टुन्नू सोचो, जब आज हम नया पिज्जा बनाएंगे तो सभी जानवर और पक्षी कितने खुश होंगे। मुझे लगता है आज तो हमारा स्टॉल पूरा भर जाएगा। बिल्कुल रानो, हमने इतनी मेहनत की है और कुल्हड़ में पिज्जा बनाने का विचार भी कितना अनोखा है। पूरे जंगल में ऐसा कोई और नहीं करता। हाँ, और कुल्हड़ की महक तो हमारे पिज्जा को और भी स्वादिष्ट बना देती है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही सफल हो जाएंगे। दोनों मिलकर कुल्हड़ पिज्जा के स्टॉल की तैयारी में जुट गए। टुन्नू आटा गूंद रहा था, जबकि रानो कुल्हड़ तैयार कर रही थी। जंगल के बाकी जानवर और पक्षी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अरे रानो, आज क्या खास बनाने वाली हो? आज तुम्हारे लिए खास चीज बनाई है, चीज बर्स्ट कुल्हड़ पिज्जा। वाह, चीज बर्स्ट! हमें तो इंतजार ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही माहौल खुशमिजाज हो रहा था, अचानक आकाश में से एक भारी छाया मंडराने लगी। दुष्ट चील आसमान में चक्कर काट रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो क्रोध से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है, यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती। रानो और टुन्नू चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि अचानक यह विपत्ति कहाँ से आ गई। हम तो बस यहाँ अपना छोटा सा काम कर रहे हैं चील भाई, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम दोनों समझ लो, ये स्टॉल बंद करो, नहीं तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। लेकिन हम तो बस अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे। मेरी परवाह किए बिना कुछ भी करना दुश्मनी है। आज शाम तक ये स्टॉल हटाओ, वरना। दुष्ट चील आकाश में उड़ गया, लेकिन उसकी धमकी का असर जंगल में छा गया। सारे जानवर और पक्षी भी डरकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। अगले दिन जंगल में भारी बारिश शुरू हो गई। टुन्नू और रानो अपने छोटे से घर में बैठकर सोच रहे थे कि अब आगे क्या करेंगे। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों के पत्तों पर मोटी मोटी बूंदें पड़ रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके दुख में रो रही हो। टुन्नू, अब हम क्या करेंगे? हमने जो सपना देखा था वो चील ने बर्बाद कर दिया। रानो, हार मानने का समय नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा। शायद तोताराम बाबा हमारी मदद कर सके, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, तोताराम बाबा हमेशा सही सलाह देते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। तोताराम बाबा अपने पेड़ के बड़े से घर में आराम से बैठे थे जब रानो और टुन्नू उनके पास पहुँचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। तोताराम बाबा, हम मुसीबत में हैं। दुष्ट चील ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने अपना स्टॉल नहीं हटाया तो वो इसे बर्बाद कर देगा। आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हमने इतनी मेहनत से यह सब शुरू किया था बाबा, अब हम क्या करें? तोताराम बाबा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराए। टुन्नू, रानो, याद रखो, जो अपने सपनों पर विश्वास करता है उसे कोई डरा नहीं सकता। दुष्ट चीज तुमसे ताकत में जरूर बढ़ाए, मगर तुम्हारी मेहनत, प्यार और एकता के आगे उसकी ताकत कम पड़ जाएगी। हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या हमें उसे चुनौती देनी होगी?
सीधी चुनौती से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से अपने काम को और भी बेहतरीन बनाओ। जंगल के जानवर तुम्हारा साथ देंगे जब वह देखेंगे कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। रानो और टुन्नू ने तोताराम बाबा की सलाह को ध्यान में रखा और एक बार फिर मेहनत से जुट गए। इस बार उन्होंने अपने पिज्जा में और भी नयापन लाने की कोशिश की। जंगल के जानवरों और पक्षियों को जब यह बात पता चली तो वे धीरे धीरे उनका साथ देने के लिए वापस आने लगे। रानो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो हो जाए। हम कुल्हड़ पिज्जा खाना बंद नहीं करेंगे। और तुमने जो नया फ्लेवर बनाया है वो तो और भी स्वादिष्ट है। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे समर्थन के बिना हम यह सब नहीं कर पाते। जब दुष्ट चील को यह पता चला कि रानो और टुन्नू ने फिर से स्टॉल खोल लिया है और अब जंगल के जानवर और पक्षी उनके साथ खड़े हैं, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से स्टॉल खोलने की? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है। उसने रात के समय अपने साथियों को बुलाया और स्टॉल पर हमला कर दिया। अगली सुबह जब रानो और टुन्नू ने देखा तो उनका स्टॉल फिर से नष्ट हो चुका था। अब क्या करेंगे टुन्नू? ये सब बर्बाद हो गया। हमने जो सपना देखा था वो चील ने मिट्टी में मिला दिया। रानो, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हार मानना तो हमें आता ही नहीं। हमें फिर से कुछ सोचना होगा। तोताराम बाबा ने जब देखा कि दुष्ट चील ने स्टॉल बर्बाद कर दिया है तो उन्होंने पूरे जंगल को इकट्ठा किया। साथियों, अगर हम चुप रहे तो दुष्ट चील हमेशा हमें डराता रहेगा। आज समय है कि हम सब एक साथ खड़े हो। रानो और टुन्नू सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। जंगल के सारे पक्षी तोताराम बाबा की बात सुनकर एकजुट हो गए। हम सब मिलकर स्टॉल फिर से बनाएंगे। हाँ, और इस बार चील को सबक सिखाएंगे। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो और टुन्नू का स्टॉल फिर से बना दिया। दुष्ट चील ने जब देखा कि पूरे जंगल ने उनका साथ दे दिया है तो वो डर गया और जंगल छोड़कर हमेशा के लिए उड़ गया। टुन्नू, हमने जीत हासिल कर ली। ये सब हमारे दोस्तों की मदद से हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपको रोक नहीं सकती।